हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एजुकेयर पॉइंट। आज के इस सेशन में हम अभिक्रिया की अणुसंख्यता, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर और इसके अलावा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में और शून्य कोटि अभिक्रिया जो है उसका समाकलित वेग समीकरण और उसका अर्धायुकाल जो है वो निकालना हम आज के इस सेशन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अभिक्रिया की अणुसंख्यता या फिर आणविकता। देखिए, अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता से तात्पर्य क्या है कि किसी भी अभिक्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उनकी संख्या जो है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता या फिर अणुसंख्यता हम कहते हैं। देखिए, इसकी कुछ पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं। देखिए, परिभाषा के बारे में हम कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु जो होते हैं उनकी कुल संख्या जो है वही क्या कहलाती है, अणुसंख्यता या फिर क्या कहलाती है, आणविकता कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे हम कह सकते हैं इसके उदाहरण, फॉर एग्जांपल देखिए NH4NO2 प्लस N2 2H2। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी है, अर्थात ये अणु कितना है, एक है, इसलिए हम कह देते हैं इस अभिक्रिया को एकाणुक अभिक्रिया, अर्थात इसकी अणुसंख्यता कितनी हो गई, एक हो जाती है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम 2HiH2 प्लस I2। यहाँ यदि हम देखें तो इस अभिक्रिया में भाग कितने अणु ले रहे हैं, दो। ये देखिए दो आगे लिखा हुआ है, दो अणु, इसका मतलब इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, द्विअणुक। ठीक है, और इसकी अणुसंख्यता जो है वो कितनी हो गई, दो हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसकी अणुसंख्यता को बता सकते हैं। अगला एक एग्जांपल और देखिए, दो अणु ये रहे और एक अणु ये रहे, टोटल मिलाकर कितने अणु हो गए, तीन अणु। तो हम कह सकते हैं इसको त्रिअणुक और इसकी अणुसंख्यता जो है वो कितनी हो जाती है, तीन हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की अणुसंख्यता या आणविकता से तात्पर्य है कि उसमें भाग लेने वाले कुल अणुओं की जो संख्या होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, आणविकता या फिर अणुसंख्यता। जैसे इसमें एक अणु है तो एकाणुक, इसमें दो है तो द्विअणुक और इसमें तीन है तो त्रिअणुक, इन्हें हम जो है वो कह देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अणुसंख्यता को समझा सकते हैं। उसके बाद में आगे अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता और अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी। देखिए, अभिक्रिया की कोटि पिछले सेशन में हमने देखी थी, हमने कहा था कि अभिकारक पदार्थ जो होते हैं उनकी सांद्रताओं का घातांक जो होता है उनका योग जो है वो क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। और यहाँ हमने कहा कि अणुसंख्यता जो है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की कुल संख्या। तो यहाँ पर वो जो घातांक होते हैं और इनके अणुओं की संख्या जो है वो समान भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि यदि कोई अभिक्रिया जो है वो यदि एक से ज़्यादा पदों में होती है, यदि कोई अभिक्रिया एक से ज़्यादा पदों में होती है तो वहाँ पर उसकी अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता जो है वो समान नहीं होती। देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल की सतह पर सूर्य की रोशनी में H2 व Cl2 के मध्य अभिक्रिया जो है उनकी कोटि कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, इनकी कोटि कितनी है, शून्य। ध्यान रखें, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान होता है, इसे प्रायोगिक द्वारा निकाला जाता है, जबकि अणुसंख्यता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं H2Cl2। ठीक है, H2Cl2 जो है इसे हम कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करवा रहे हैं, तो ये है जो है इसकी कोटि कितनी है, 0 है, जबकि अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। तो यहाँ हम एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं कि अणुसंख्यता और कोटि इनकी समान नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एस्टर के अम्लीय जल अपघटन में अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, परंतु इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ अणुसंख्यता और कोटि दोनों क्या हो गई, अलग अलग। देखिए इसके अंदर समीकरण इसका, यह है एथिल एसिटेट हो गया, जल हो गया, और ये एसिटिक अम्ल और ये एथेनॉल। तो इस तरीके से इसका जो जलीय अपघटन हुआ इसकी कोटि कितनी हो गई, 1 हो गई, लेकिन इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। आप देख सकते हो 1 और 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कोटि और अणुसंख्यता समान हो भी सकती है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि ये समान होगी ही, भिन्न भी हो सकती है। ठीक है, आगे एक और देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम कहें तो एक एग्जाम्पल है N2O5 4NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है।
अभिक्रिया की कोटि कितनी है, 1 है, जबकि इसकी अणुसंख्यता कितनी है, 2 है। अब देखिए यहाँ पर ये जो समीकरण लिख रखी है 2N2O5, अब यदि हम इसकी कोटि बताएं तो उस आधार पे बता सकते हैं कि यह इसका सांद्रता हुई और ये जो 2 है इसके घातांक में इस तरीके से आ गया। ठीक है, तो घातांक 2 आया है, इसका मतलब कोटि कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इसकी कोटि 2 नहीं होती है। ठीक है, तो क्यों नहीं होती है, देखिए क्योंकि यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है वो 1 से अधिक पदों में संपन्न होती है। पहले स्टेप में देखिए ये होता है, दूसरे स्टेप में ये, और तीसरा स्टेप जो है वो ये। तो इस तरीके से अभिक्रिया जो है वो कितने पदों में हो रही है, 3 पदों में हो रही है। और एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, कोई भी अभिक्रिया जब 1 से अधिक पदों में होती है तो अभिक्रिया का सबसे धीमी गति वाला पद ही उसका वेग निर्धारण करता है। ठीक है, वेग निर्धारण से तात्पर्य है उसकी कोटि, और अणुसंख्यता का निर्धारण यहाँ पर उसी पद के द्वारा किया जाता है। ये जो 2 पद हैं ये वेग निर्धारक पद नहीं होते, ओनली धीमी गति वाला पद जो है वही वेग निर्धारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता जो है वह जो है इसी के द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब इसकी अणुसंख्यता तो हमने कह दी कि 2 है, लेकिन कोटि इसकी 2 नहीं है, कोटि कितनी है, 1 है। वो इस पद के द्वारा हम यहाँ पर देखकर बताते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कि 1 है तो घातांक कितना हुआ, 1 हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं इसकी कोटि कितनी हुई, 1 हुई। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता समान हो भी सकती है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं कि ये सारी समान होगी, अलग अलग भी हो सकती है। जैसे ये 3 उपरोक्त एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिटेल से देखें, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि मंद अभिक्रिया का जो पद होता है, मंद पद या मंद गति का जो पद होता है वही अणुसंख्यता और कोटि का निर्धारण करता है, जो अभी हमने यहाँ इन समीकरणों के माध्यम से देखा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। सबसे पहली बात, अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक क्या होती है, प्रायोगिक राशि। ठीक है, इसे हम सैद्धांतिक तौर पर देख कर नहीं बता सकते कि अभिक्रिया की कोटि 1 है, 2 है, 4 है, कितनी है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक प्रायोगिक राशि है, प्रयोगों के द्वारा निकाली जाती है, बाकायदा अभिक्रिया की क्रियाविधि निकाली जाती है, उस आधार पर इसे ज्ञात किया जाता है। जबकि अणुसंख्यता एक सैद्धांतिक मान है, यह मान हम अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं। दूसरा देखिए, अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक तात्पर्य 1/2 है, 4/3 है, 5/3, जो भी है भिन्नात्मक रूप हो सकती है। लेकिन अणुसंख्यता शून्य और अपूर्णांक कभी भी नहीं होती है, यह हमेशा पूर्णांक रूप में ही होती है। ठीक है, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या 0 है, क्योंकि अणुओं की संख्या 0 कभी हो नहीं सकती, इसलिए हम कह सकते हैं अणुसंख्यता का मान 0 कभी भी नहीं होता है। फिर देखिए अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती है। प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाओं से तात्पर्य है कि प्राथमिक से तात्पर्य अभिक्रिया एक ही पद में जो होती है, और जटिल से तात्पर्य है कि यदि अभिक्रिया 1 से अधिक पदों में होती है उसे हम क्या कहते हैं, जटिल अभिक्रिया कहते हैं। और अणुसंख्यता की बात करें तो यह ओनली फॉर सरल अभिक्रियाएं जो एक ही पद में संपन्न होती है, यह है उसके लिए लागू होती है। ठीक है, और फिर यदि हम कहें अभिक्रिया की कोटि, इसका एक और, तो यह अभिक्रिया जो है वह उसकी क्रियाविधि का निर्धारण करती है, क्योंकि अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें अभिक्रिया के विभिन्न पदों को जानना होता है। अभिक्रिया के विभिन्न पदों को जान रहे हैं, इसका मतलब उसकी क्रियाविधि जो है वो निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह अभिक्रिया की क्रियाविधि निर्धारित करने में प्रयुक्त नहीं होती, क्योंकि इसका मान जो है वो सैद्धांतिक होता है। इसलिए हम कह सकते हैं इस तरीके से अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में हम कुछ मुख्य अंतर देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें जरूर याद रखेंगे। उसके पश्चात देखिए अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले देखते हैं हम अभिकारकों की सांद्रता। देखिए यदि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की सांद्रता यदि ज़्यादा रहती है, और ज़्यादा रहती है इसका मतलब उसका वेग क्या रहता है, अधिक रहता है। तो सांद्रता यदि ज़्यादा होती है तो अणुओं के बीच में ज़्यादा टकरें होती हैं, और टकरें होने पर वेग उसका क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि पदार्थ की मात्रा या सांद्रता कम होती है तो वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम बता सकते हैं कि सांद्रता और वेग दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो बता सकते हैं कि सांद्रता कम होगी तो वेग भी कम होगा, और सांद्रता बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा कारक देखिए ताप। यदि हम कहें कि ताप बढ़ाएं तो अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या हो सकता है, बढ़ जाता है। और ताप बढ़ने का कारण क्या है,
कि जैसे मान लिया यहाँ पर कोई अभिकारक पदार्थ है, ठीक है, इसको हम यदि गर्म करते हैं तो गर्म करने पर इन अणुओं के बीच में क्या होती है, गति बढ़ जाती है। गति बढ़ने पर ये आपस में टक्कर करते हैं और टक्कर करने के कारण इनका यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, फलस्वरूप इनका वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। और एक प्रयोग द्वारा ये देखा गया है कि यदि अभिक्रिया के ताप में हम प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि करते जाएं तो उसका जो ताप या ताप गुणांक का मान है वो दोगुना होता जाता है, ठीक है, 2 से 3 गुना, ठीक है। अब देखिए ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का वेग यदि हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो उसके वेग में 2 से 3 गुना तक वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ताप जब हम बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनके बीच में टक्करें ज़्यादा होती हैं, फलस्वरूप वेग भी क्या होता है, बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने पर क्या होता है, वेग बढ़ जाता है। इस तरीके से ताप के प्रभाव को हम यहाँ समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए सतही क्षेत्रफल। यदि सतही क्षेत्रफल की बात करें तो हम कह सकते हैं इसी का दूसरा रूप जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यदि हम कहें कि पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा है तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यानी कि यदि पदार्थ को हम टुकड़ों के रूप में या चूर्ण के रूप में तोड़ कर क्रिया करवाते हैं तो उसकी क्रिया करने की दर बजाय ठोस के ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सतही क्षेत्रफल बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग जो है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हम इसे समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए उत्प्रेरक हम जब मिलाते हैं तो क्या होता है, उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का वेग आखिर बढ़ता क्यों है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही हम उत्प्रेरक मिलाते हैं तो अभिक्रिया की जो सक्रियण ऊर्जा होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और उसका वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जैसे मान लिया हम यहाँ उत्प्रेरक मिला रहे हैं, ठीक है, तो उत्प्रेरक मिलाते ही अभिक्रिया का जो पथ होता है, अभिक्रिया का जो पथ होता है वह बदल जाता है, ठीक है। अभिक्रिया का पथ बदलता है और पथ बदलते ही सक्रियण ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है और सक्रियण ऊर्जा कम होते ही वेग जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। किस तरीके से बढ़ता है देखिए, जैसे मान लिया ये एक समीकरण हम ले रहे हैं जिसमें कोई भी पदार्थ जो है वो इस तरीके से होता हुआ उत्पाद में बदलता है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं अभिकारक रिएक्टेंट है और यहाँ क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा जो है यह इसकी सक्रियण ऊर्जा है, E है, ठीक है, ये सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। अब यह जो वक्र है यह उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, अर्थात उत्प्रेरक जब नहीं मिलाया है तब है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसमें उत्प्रेरक मिलाते हैं, उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का पथ जो है वो क्या होता है, बदल जाता है इस तरीके से, ठीक है। और पथ बदलते ही देख सकते हो आप सक्रियण ऊर्जा का मान जो है, देख सकते हो सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो EA कम हो चुका है। पहले सक्रियण ऊर्जा पहले जो थी सक्रियण ऊर्जा कितनी थी, इतनी थी, और अब सक्रियण ऊर्जा कितनी हो गई, इतनी, यानी कि सक्रियण ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम हो गया। और हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो पथ है, अभिक्रिया का पथ का तात्पर्य है कि यह अभिक्रिया का पथ जो है वो क्या हो गया, कम हो गया और अभिकारक जो है वो आसानी से किस में बदल गए, उत्पाद में बदल गए। तो हम कह सकते हैं उत्प्रेरक मिलाने पर अभिक्रिया का मार्ग जो है वो क्या होता है, बदल जाता है और उसकी सक्रियण ऊर्जा भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और कम ऊर्जा अवरोध को पार करके इस तरीके से अभिकारक अणु उत्पाद में बदल जाते हैं। इसी कारण अभिकारक जो है वह आसानी से उत्पाद में बदल जाते हैं, फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसे हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। अभी जो मैंने समझाया, देखिए एक साइड में हमने ऊर्जा ली है और एक साइड में अभिक्रिया निर्देशांक। अब देखिए यह जो ऊपर हमने पहले वाला वक्र बनाया है, ये पहले वाला वक्र जो है वो उत्प्रेरक के बिना है, अर्थात उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें उत्प्रेरक मिलाया, देखिए सक्रियण ऊर्जा भी आप देख सकते हो इतनी है, उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें उत्प्रेरक मिलाया इसका मार्ग ही बदल गया,
ठीक है, मार्ग बदल गया यानी कि मार्ग कम हो गया, और सक्रियण ऊर्जा जो है वो भी क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं उत्प्रेरक मिलाते ही अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, ये वक्र आप याद रखेंगे, अक्सर इस वक्र को पूछा जाता है, ग्राफ को पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला कारक है विकिरण द्वारा उद्भाषण। देखिए, यदि हम किसी भी अभिकारक पदार्थ पर विकिरण या उच्च ऊर्जा के विकिरण जब छोड़ते हैं तो उसका वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है, देखिए, अभिक्रिया का वेग विकिरण की उपस्थिति में क्या होता है, बढ़ जाता है, और उच्च ऊर्जा के दृश्य या पराबैंगनी प्रकाश के फोटोन जब हम इस पर डालते हैं तो रासायनिक बंधों की तीव्रता से यहाँ पर क्या होते हैं, वो टूट जाते हैं। ठीक है, और टूटकर आसानी से वो क्या होते हैं, वेग को बढ़ा देते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे H2Cl2 जो है उसको यदि हम अंधेरे में क्रिया करवाते हैं तो यह जो है वो धीमी गति से चलती है, अर्थात HCl धीमी गति से बनता है। लेकिन यदि यही अभिक्रिया हम सूर्य के प्रकाश में करवाते हैं, सूर्य के प्रकाश में यदि हम करवाते हैं, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर अधिक ऊर्जा का दृश्य प्रकाश व पराबैंगनी प्रकाश के फोटोन आते हैं और आकर रासायनिक बंधों को तीव्रता से वियोजित करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आसानी से इनको क्रिया करने देते हैं, और आसानी से क्रिया करने पर ये HCl जो है वो जल्दी बन जाते हैं, मतलब इनका वेग जो है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं। छठा देखिए, अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति से तात्पर्य है कि पदार्थों की क्रियाशीलता उनके मध्य जो बंध होता है उनके टूटने और बनने पर निर्भर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे A, B यह क्रिया करके A, B जो है वो क्रिया करके A+B बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये A+B कब बनेंगे, जब इन A, B के बीच का बंध जो है वो सरलता से टूटेगा, और जब ये सरलता से नहीं टूटेगा तो आसानी से यह क्रिया नहीं होगी, मतलब वेग नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार हम कह सकते हैं A+B को हम क्रिया करवा रहे हैं और ये AB बना रहे हैं, तो जब तक ये AB बंध नहीं बनाएंगे तो यह AB नहीं बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पदार्थ कितनी आसानी से बंध बनाता है और कितनी आसानी से बंध तोड़ता है, उसी पर निर्भर करता है वेग। ठीक है, तो वेग जो है वो इस आधार पे हमने कहा 6 कारक जो हैं उन पर निर्भर करता है, और ये कारक हमने यहाँ पर देखे। ठीक है, आगे देखिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो है उससे तात्पर्य क्या है कि हम कह सकते हैं कि यदि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रियाकारक या अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं एक अभिक्रिया हमने ली है, ये अभिक्रिया देखिए R उत्पाद। ठीक है, तो यहाँ हम यदि कहें कि अभिक्रिया का वेग जो है वह समानुपाती हो गया किसके, R की घात 0 के। ठीक है, कोटि कितनी है, 0, तो ये घातांक हमने कहा, घातांक जो है वही उसकी कोटि कहलाती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया से तात्पर्य है कि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक पदार्थों की शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती। तो यह है वेग शून्य घात के समानुपाती। तो हम कह सकते हैं कि वेग बराबर KR की घात 0। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम बता सकते हैं, यही शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब जैसे इसे हमने कहा कि माना कि T बराबर 0 यानी कि प्रारंभ में अभिक्रिया के अंदर जो पदार्थ प्रयुक्त होता है उसकी सांद्रता R0 है और T समय पर कितनी है, R है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए यदि हम वेग कहें तो वेग बराबर क्या हो जाता है, देखिए शून्य कोटि के लिए हम कहें तो अभिक्रिया का वेग जो है वह समानुपाती हो गया किसके, R की घात 0 के। ठीक है, मैंने कहा था R की घात 0 यानी कि शून्य घात 0। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है वो हम कह सकते हैं कि -dr/dt। ठीक है, -dr/dt बराबर हो गया KR की घात 0। ठीक है, ये dr/dt क्या है, dr/dt है वेग। ठीक है, R अभिकारक पदार्थ है और dt जो है वो समय में परिवर्तन को बताता है, अर्थात सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय, और माइनस चिन्ह जो है वो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घटती है, इसलिए माइनस चिन्ह यहाँ हमने जो है वो प्रयुक्त किया। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर यह जो हमने लिखा है d-dr/dt।
ठीक है। ये बराबर हमने लिखा है के आर की घात 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह है किसी की घात जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि माइनस डी आर अपॉन डी टी बराबर हो गया के, ठीक है। क्यों? क्योंकि आर की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, क्योंकि आर की घात 0 है और जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं डी आर बराबर के डी टी, ठीक है। ये जो डी टी है, ये वाला डी टी, ये हम इधर लेके आ गए और माइनस का चिन्ह जो है वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो माइनस डी आर बराबर हो गया डी आर बराबर हो गया माइनस के डी टी, ठीक है, ये वाला। अब देखिए यहाँ पर इसका हम क्या करते हैं, समाकलन लेते हैं। तो समाकलन लेने पर क्या होता है कि समाकलन डी आर, समाकलन जो डी आर लिया है हमने इस तरीके से, समाकलन डी आर बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं समाकलन माइनस के डी टी, ठीक है। तो जब इसका हम समाकलन निकालते हैं तो उसके समाकलन का मान कितना आता है, आर बराबर माइनस के टी प्लस एल, यहाँ हम जो है वो सी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस के टी प्लस सी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमने मान निकाला है, ठीक है, ये आ गया आर बराबर माइनस के टी प्लस सी। सी जो है वो यहाँ पर समाकलन स्थिरांक जो है वो कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो हमने कहा सी बराबर क्या है, यहाँ पर समाकलन स्थिरांक है, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि यहाँ हम इसका मान जो है वो निम्न प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ जैसे देखिए आपने यहाँ पर लिखा है कि r बराबर कितना है, माइनस के टी प्लस सी है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि t बराबर 0 है, तो यहाँ t की जगह हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, और r की जगह जो है वो हम क्या लिखते हैं, r 0 जो है वो लिख देते हैं। अब देखिए ये वाला जो समीकरण हमने बनाया है, तो यहाँ पर r की जगह हम क्या लिख देते हैं, r 0, और माइनस के t की जगह हम क्या लिखते हैं, ये 0, ठीक है, क्योंकि t का मान कितना है, 0 है, और प्लस c। तो अब ये वाली वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि r 0 बराबर क्या हो गया, c हो गया, ठीक है। अब वापस इस समीकरण में हम चलते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं r बराबर माइनस के टी प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, r 0 जो है वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यह वैल्यू जो है हम ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि माइनस के टी जो है इसको तो इधर ले आते हैं, ठीक है, और यह इधर आ जाता है, तो यह आ जाता है r0 माइनस r, ठीक है। यह इधर ले आए हम और इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अपने पास मान आता है k बराबर r0 माइनस r बटा t। यही जो है वो समाकलित वेग समीकरण होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। देखिए तो यहाँ समीकरण 1 जो है उससे हम कहते हैं कि r बराबर हो गया माइनस के टी प्लस r0। अब के टी का ट्रांसफ़र हमने इधर किया और r को हम लेके आ गए इधर, ठीक है। तो इधर लाए तो r माइनस में आ गया, के टी प्लस में आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखिए पक्षांतरण के थ्रू हमने देखा कि यह जो t है वो हम यहाँ पर बटा में इसके नीचे इस तरीके से अपॉन लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद में यह जो समीकरण हमने निकाला है, कौन सा, k बराबर r0 माइनस r अपॉन t, ये जो है वह शून्य कोटि का समाकलित वेग समीकरण है जो हमने यहाँ पर निकाला है, ठीक है। अब देखिए हम जो है वो शून्य कोटि अभिक्रिया से संबंधित बात जो है वो करने जा रहे हैं। उसमें हम उसका ग्राफीय मेथड जो है वो किस तरीके से ग्राफ इनका दर्शाया जाता है देखेंगे। अब देखिए एक समीकरण है यहाँ पर r बराबर, एक समीकरण है r बराबर माइनस के टी प्लस r0, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये वाली समीकरण जो है वो y बराबर mx प्लस सी पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम जो है वो r और इस t के बीच में जो ग्राफ है वो यहाँ पर हम खींच के देखेंगे। देखिए इस तरीके से हम इस ग्राफ को यहाँ पर समझा सकते हैं। उससे पहले कुछ बातें कि यदि हम यहाँ कहें कि इसका ग्राफ जो है वो y बराबर mx प्लस सी पर आधारित है और y बराबर mx प्लस सी यानी कि एक सरल रेखा समीकरण जो है वो हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो यदि हम कहें कि क्रिया कारक R की सांद्रता और T के सापेक्ष हम परिवर्तन देखें तो इनके बीच में ग्राफ खींचना पड़ता है। और जो ग्राफ है वो किस तरीके से प्राप्त होता है, देखिए ये इस तरीके से ग्राफ जो है वो हम बता सकते हैं। ये यहाँ पर देखिए हमने एक तरफ R यानी कि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता ली है, ठीक है, दूसरी तरफ हमने समय लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम यूँ कह सकते हैं कि शुरुआत में R0 प्रारंभिक सांद्रता थी यानी कि अधिकतम थी पदार्थ की मात्रा, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया पदार्थ की मात्रा धीरे धीरे क्या हो गई, घटती गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि R की मात्रा समय बढ़ने के साथ साथ क्या होती जाती है, घटती जाती है। उसका ग्राफ जो है वो हम इस तरीके से बता सकते हैं। और यहाँ पर जो -k है वो यहाँ पर इसका क्या हो जाता है, ढाल हो जाता है, ठीक है। जो हमने समीकरण निकाली R बराबर -kt प्लस R0 पर आधारित जो थी, तो T और R में हमने समीकरण निकाली यानी कि ग्राफ निकाला इसका। तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से प्राप्त हुआ जो हमने यहाँ आपको समझाया। ग्राफ को देखें किस तरीके से है ये। ओके, समझ गए होंगे आप ग्राफ। आगे चलते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अब देखिए यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो हम ज्ञात करेंगे। उससे पहले एक बात हम आप कहना चाहेंगे कि अर्ध आयुकाल जो है वो होता क्या है। तो यदि अर्ध आयुकाल की बात हम करें तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिकारक पदार्थ की जो मात्रा होती है उसकी जो मात्रा होती है उसको प्रारंभिक मात्रा का आधा होने में जो समय लगता है उसी समय को क्या कहा जाता है, अर्ध आयुकाल कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को आधा होने में लगा समय क्या कहलाता है, अर्ध आयुकाल। और उसे हम दर्शाते किससे हैं, T1/2 से दर्शाते हैं, ठीक है। अर्ध आयुकाल की परिभाषा जो है वो आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यदि हम बात करते हैं तो शून्य कोटि अभिक्रिया का जो समाकलित वेग समीकरण है वो क्या है, K बराबर है R0 माइनस R, ठीक है, अपॉन T, ठीक है। अब जो T है उस T को हम इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र करके हम इस तरीके से लिख देते हैं कि T बराबर हो गया R0 माइनस R अपॉन K, ठीक है। K को हम यहाँ लेके आ गए। अब देखिए यहाँ पर R0 जो है वो क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, ठीक है। R जो है वो T समय पर सांद्रता है। अब यहाँ पर हमने कहा कि जो अभिकारक की सांद्रता को आधा होने में लगा समय, ठीक है, आधा होने में लगा समय जो है उसे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अर्ध आयुकाल। अब ये वाला जो समीकरण है उस समीकरण के आधार पर हम जो है वो अर्ध आयुकाल निकालेंगे। देखिए ये हमने इस तरीके से इसको T के पदों में लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यदि हम कहते हैं कि T बराबर तो हो जाए T1/2 और R बराबर हो जाए R0/2 क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता की आधी है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, T की जगह T1/2 बराबर R0 माइनस R की जगह हम क्या लिख देते हैं, R0/2 और अपॉन आ गया K, ठीक है। यानी कि ये वाली मात्रा जो है वो इस मात्रा का क्या हो गई, आधा, ये आधा R0/2, ठीक है। अब देखिए आगे इसे हम जो है वो देखते हैं। अब जैसा कि उपरोक्त समीकरण में यहाँ हमने कहा कि T की जगह तो क्या रख दें, हम T1/2 रख दें और ये R0 जो है वो वैसा का वैसा, और R की जगह हम क्या रख दें, R0/2 अपॉन K। अब देखिए R0 में से R0/2 घटाया तो पीछे कितना बता, R0/2,
2 बच गया। तो T1/2 बराबर कितना बचा, R0/2 भाई। R0 में से R0/2 घटाया हमने तो R0/2 बचा, और ये नीचे जो K है वो K का K। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए जो अर्धायुकाल होता है वो क्या आता है, T1/2 इज इक्वल आता है R0/2 K। अर्थात यह शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए T1/2 बराबर हो गया R0 माइनस R0/2 K। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए ये जो है इसको हम यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर, यह 2K इस तरीके से बट्टा में आ गया, और यहाँ पर यह जो वैल्यू आई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो हो जाती है। ठीक है, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर जो बताया था कि T1/2 बराबर क्या हो गया, यह है R0 में से R0/2 गया, तो पीछे कितना बचा, R0/2। ठीक है, और बटा में आ गया K। तो इस तरीके से यह शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम इनके बीच में संबंध बचाना चाहें तो संबंध किस तरीके से बता सकते हैं कि T1/2 समानुपाती किसके हैं, R0 के हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसका अर्ध आयुकाल क्रियाकारक पदार्थों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात क्रियाकारक पदार्थ की सांद्रता यहाँ पर यूँ कह सकते हैं कि शून्य, या यूँ कह सकते हैं अर्ध आयुकाल के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ इसको अपन इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है वो समीकरण जो है वो हम शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए बता सकते हैं। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना होता है, T1/2, ये वाला T1/2 बराबर हो गया R0/2 के। ठीक है, और एक चीज़ आप यहाँ ध्यान में रखेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल होता है वह अभिकारक या क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम शून्य कोटि की जो अर्धायुकाल है और समाकलित वेग समीकरण को देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ध्यान रखेंगे, जैसे सूर्य की उपस्थिति में HCl का निर्माण होना, दूसरा अमोनिया पर प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में तापीय वियोजन, ये भी शून्य कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल, और एक जो है उच्च दाब पर मोलिब्डेनम की सतह पर फास्फीन का अपघटन। तो इस प्रकार से कि तीनों अभिक्रियाएं जो है वो शून्य कोटि की अभिक्रियाओं का एग्जाम्पल है। तीनों एग्जाम्पल जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल जो है वो बताइए, तो ध्यान रखेंगे आप इसे। तो इस प्रकार से हमने आज के वीडियो में जो है वो अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर देखा। अणुसंख्यता जो थी वो हमने डिटेल से देखी, और शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल, उसका समाकलित वेग समीकरण और उसके एग्जाम्पल जो है वो हमने यहाँ आज के लेसन में जो है वो हमने डिस्कस किए। तो आप जो है वो इन्हें अच्छी तरीके से समझेंगे, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाला जो लेटेस्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Thank you.